कुमारी ने श्रेया और अब्बास को भी अपने घुटनों पर लाकर बैठा दिया था। ना सिर्फ वो घुटनों पर बैठ गए थे, बल्कि अब्बास ने श्रेया के गाल पर ढेर सारे थप्पड़ भी लगा दिए। इसके बाद लकी ने उसके गालों को लाल कर दिया। बाकी वो किसी को सजा देना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने साथ सिमोना और कुमारी को लेकर बाहर आ गया। इधर विराज राधिका की डायरी को खोल कर पढ़ रहा था। अब उसमें वो बात लिखी थी कि ज्योति ने राधिका को पानी में डुबा दिया, लेकिन लकी ने उसे बचा लिया था। ऐसे में विराज भी अब उसके साथ में ऐसा ही कुछ करने के बारे में सोच रहा था। और अगले दिन शहनाज कॉलेज के दरवाजे पर जल्दी आ गई। विराज ने कहा कि आज वो उसे द्रव्य नदी के पास में ले जाने वाला था। शहनाज ये बात सुनकर काफी खुश हो गई। इन दिनों विराज दिन ब दिन शहनाज को दिखाने के लिए ऐसे कपड़े पहनता था जिससे वो ज्यादा करीब दिख सके। वो खास तौर पर इस तरह के कपड़े अपने लोगों को भेजकर मंगवाता था और वो और विराज इन दिनों एक दूसरे के साथ में अच्छा महसूस कर रहे थे। खास तौर पर शहनाज को तो बहुत मजा आ रहा था। वो विराज के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद कर रही थी। शहनाज के साथ में एक रेस्टोरेंट में किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उस वक्त विराज ने उस आदमी के सिर पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे मारी और उसके बाद उसने उस आदमी को नीचे लेटाकर फर्श तक चाटने को मजबूर कर दिया। उसने इसके अलावा किसी संस्था के बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसे दान कर दिए, लेकिन बाकी लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतना पैसा भी दान में दे सकता था। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उसने वहीं पर सबके सामने और ज्यादा पैसा डोनेट कर दिया। अब ऐसे में शहनाज ये कैसे सोच सकती थी कि विराज ये जो कुछ भी कर रहा था वो उसी की डायरी में लिखा था। उसे तो बस विराज के साथ में रहने में मजा आ रहा था और वो इसे खूब एंजॉय भी कर रही थी। इन 10 दिनों के अंदर शहनाज अब उतनी कठोर नहीं रह गई जितनी कि वो पहले हुआ करती थी। हाँ, मैं थक गया तो बहुत हूँ, पसीना भी बहुत आ रहा है, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो मेरे लिए इस पसीने को अपने रुमाल से साफ कर सकती हो, विराज ने शहनाज की तरफ देखते हुए कहा और मुस्कुराने लगा। ये सुनते ही शहनाज का चेहरा तो शर्म की वजह से पूरी तरीके से लाल हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और विराज का पसीना पोंछ दिया। जब शहनाज उसके साथ में ये कर रही थी तब उसे ऐसा लगा कि वो कुछ ऐसा पहले भी कर चुकी थी। फिर उसे याद आया कि उसकी छोटी बहन का वो मंगेतर था और ऐसे में वो उसके माथे का पसीना कैसे पोंछ सकती थी। विराज ने अपनी साइकिल रोकी और शहनाज की तरफ देखते हुए कहा, चलो हम एक ऑटो लेते हैं और फिर द्रव्य नदी के पास चलते हैं। विराज और शहनाज ने अपने लिए एक ऑटो लिया और वो लोग नदी पर आ गए। इंटरनेशनल गेम्स होने के वजह से वहां पर पहले ही बहुत सारे दूसरे लोग भी मौजूद थे। बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट वहां पर घूम रहे थे। विराज ने शहनाज का हाथ पकड़ा और उसके साथ नदी के किनारे घूमने लगा। वो नदी दिखने में सुंदर लग रही थी और उसके किनारे घूमते हुए वो एक दूसरे से बात करते हुए वक्त बिताने का पता ही नहीं चल रहा था। उन्हें वक्त का पता ही नहीं चल रहा था कि कब वक्त बीत रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों नदी के किनारे एक पत्थर पर आकर बैठ गए। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं तुम्हारे लिए, विराज ने कहा और वहां से जाने लगा। जब विराज शहनाज की नजर से दूर चला गया तो वो एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। इधर शांतनु भी काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। वहां पर उसके साथ में वो 3 लड़कियां थीं जो कि शहनाज को परेशान करने के लिए वहां पर खड़ी थीं और कब से उसका इंतजार कर रही थी। ये वही लड़की थी जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले विराज को भी कैंटीन में परेशान किया था। जैसे ही वो तीनों विराज से मिली तो हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिर गई। विराज, हमें माफ कर देना, हमने पिछली बार आपके साथ जो किया ना बहुत गलत किया। तब तक हमें मालूम नहीं था कि आप ही विराज हो, प्लीज माफ कर देना। हाँ ठीक है। विराज ने भी अपना हाथ उठाया और उन्हें शांत कर दिया। इसके बाद उसने शांतनु की तरफ देखा और बोला, तुमने इन्हें समझा दिया ना कि क्या करना है और कैसे करना है? हाँ बना, सब समझा दिया मैंने, कर लेंगी ये, शांतनु ने कहा। बहुत अच्छे, विराज ने कहा और फिर उन तीनों लड़कियों की तरफ देखते हुए बोला, देखो जैसा शांतनु ने कहा ना, तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना है। मेरे और शहनाज की परवाह करने के बगैर तुम्हें सारा काम अंजाम देना है। समझ गई ना बात? हाँ जी समझ गई, उन लड़कियों ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। चलो अब तुम जा सकती हो। जैसे ही विराज ने अपनी बात खत्म की उसके बाद वो लड़कियां नदी के किनारे बैठी शहनाज की तरफ जाने लगी। शहनाज नदी को ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी शीशे की तरफ देख रही हो। अचानक से उसने पीछे से किसी की आवाज सुनी, शहनाज। शहनाज ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जिस दिन पहली बार विराज उससे मिलने के लिए आया था उस दिन तीनों लड़कियों ने उसे कैंटीन में बहुत ज्यादा परेशान किया था। वो उसे मजा चखाने का सोच रही थी लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाई। शहनाज ने भी उनसे झगड़ा कर लिया था और इस वजह से वो तीनों विराज और शहनाज से बहुत नाराज हो गई। अब वही लड़कियां फिर से शहनाज के पास आने लगी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शहनाज ने घबराते हुए पूछा। उन्हें देखकर डर गई थी। मैंने देखा कि तुम उस फटीचर आदमी के साथ घूम रही हो। तुम कितनी बेशर्म हो, तुम्हें जरा भी इस बात की शर्म नहीं आती कि तुम्हें किसके साथ घूमना चाहिए और किसके साथ नहीं।
एक मोटी सी लड़की ने कहा, जो कि ज्योति बनी हुई थी। ठीक इसी वक्त उसके बाद उस तीनों ने शहनाज से थोड़ी सी लड़ाई की और उसे पानी में धकेलने की कोशिश कर दी। थोड़ी ही देर बाद शहनाज पानी में गिर गई। वो तीनों जब उसे देखकर हंस रही थी तो इतने में विराज भागता हुआ उसके पास आया। उसने उन तीनों लड़कियों को धक्का दिया और सीधा शहनाज को बचाने के लिए पानी में कूद गया। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था, जैसा उस डायरी में लिखा था। उसमें से किसी ने कुछ नहीं बदला, ना ही वो लोग कुछ बदलना चाहते थे। उसके बाद थोड़ी देर में वहां पर कुछ गाड़ियां आई और रुक गईं। फिर उसमें से एक आदमी निकला जो अंडरवर्ल्ड के डॉन की तरह नजर आ रहा था। उसके पीछे और भी ढेर सारे लोग आकर जमा हो गए। वो आदमी शहनाज को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन विराज उसके बीच में आ गया और आखिरकार उसने शहनाज को बचा लिया। उसके बाद 10 से 12 लड़कों ने विराज की पिटाई करनी शुरू कर दी। वो सब लोग शहनाज के पास में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था। विराज ने शहनाज को एक भी चोट आने तक नहीं दी। नहीं, शहनाज भी विराज को किसी तरह का नुकसान होते हुए नहीं देख सकती थी। वो जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन विराज ने उसे इस तरह से पकड़ रखा था कि वो हिल तक नहीं पा रही थी। तुम चिंता मत करो शहनाज, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं आने दूंगा, विराज ने शहनाज के कानों में कहा। उसके मुंह से खून बहने लगा था और वो शहनाज के चेहरे पर गिरे जा रहा था। शहनाज रो रही थी और उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मत मारो इसे, मत मारो। जब शहनाज का रोना अपने चरम पर था तो अचानक से आसमान में ढेर सारे हेलीकॉप्टर नीचे जमीन पर आ गए। वो लोग हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे और फिर सब लोगों के ऊपर एक साथ टूट पड़े और थोड़ी ही देर में उन्होंने विराज को बचा लिया। आप ठीक तो हैं विराज सर? एक आदमी जो विराज को बचाने के लिए आया था, उसने विराज की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं। शहनाज, तुम ठीक हो ना? विराज ने दर्द से कराहते हुए शहनाज की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तब तक उससे चक्कर आने शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। विराज, विराज! इतने में शहनाज ने विराज को गले लगा लिया और वो जोर से डर के मारे चिल्लाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। इधर विराज को शहनाज को लेकर हेलीकॉप्टर सीधे हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। विराज को सीधा इमरजेंसी रूम में एडमिट करवा दिया गया। शहनाज भी इमरजेंसी रूम के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी और उसके माथे पर उसके पसीने साफ नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छा तो यही होता कि विराज की जगह वो इमरजेंसी में एडमिट हो जाती। लगभग शाम को 5 बजे विराज बाहर जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गया, लेकिन अभी वो बेहोशी की हालत में था। शहनाज आकर विराज के पास बैठ गई। उसने उसका हाथ पकड़ा और बस उसे देखने लगी। रात को 8 बजे के आसपास शहनाज ने देखा कि विराज की आंखें खुलने लगी और उसने धीरे से अपनी पलकें उठा ली। शहनाज उसे देखते ही खुश हो गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, विराज, डॉक्टर, विराज को होश आ गया, जल्दी से आओ, विराज को होश आ गया। नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। शहनाज, तुम बताओ, तुम कैसी हो? विराज ने मुस्कुराते हुए शहनाज को देखा और कहा, हाँ मैं भी ठीक हूं। शहनाज ने अपनी तरफ से कहा। विराज को अभी भी उसकी चिंता सता रही थी। शहनाज की नाक भीग गई और उसने गीली आंखों से विराज की तरफ देखा और कहा, विराज, तुम्हें मुझे बचाने के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए था। अगर तुम इतनी परेशानी नहीं उठाते ना तो तुम्हें इतनी चोट नहीं लगती। नहीं शहनाज, ऐसा कैसे कह रही हो? तुम्हें चोट लगती तो मुझे और ज्यादा दर्द होता ना। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूं और सिर्फ ठीक ही नहीं हूं, बहुत खुश भी हूं। मेरे सामने तुम जो बैठी हो, विराज ने कहा और उसे देखकर मुस्कुराने लगा। शहनाज सिर्फ उसका चेहरा देख रही थी और उसे विराज के लिए अपने दिल में कुछ महसूस होने लगा। इन दिनों विराज जब से उसकी जिंदगी में आया था, तब से शहनाज के मन में उसके लिए कुछ कुछ होने लगा था, जिसकी वजह से विराज सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं रह गया, लेकिन फिर भी वो उसकी छोटी बहन का मंगेतर था। अगर उसके दिल में इस तरह की कोई बात आ रही थी तो भी वो उसे बाहर नहीं दिखा रहा था। वो अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहा था। विराज, तुम आराम करो, मैंने ये सब शिरीन को तो बताया ही नहीं, लेकिन अब जब तुम जाग चुके हो तो मैं उसे कॉल करती हूँ, वो यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए आ जाएगी, शहनाज ने धीरे से कहा और वो अपनी जगह से खड़ी होकर बाहर जाने लगी। शहनाज! विराज अपनी जगह पर से उठा और उसने शहनाज का हाथ पकड़ लिया। शहनाज के दिल की धड़कन तेज हो गई थी, वो बहुत जोर जोर से धड़क रही थी। उसने घूमकर विराज की तरफ देखा और डबडबाई हुई आंखों से देखकर बोली, क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए कोई फीलिंग नजर नहीं आती क्या? ये बात कहते ही शहनाज का शरीर ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से थर्रा गया। वो बस विराज की तरफ देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल उसके साथ क्या खेल खेल रहा था। नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं हर रोज इस तरह से गरीबों की तरह सिर्फ तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे कॉलेज में आता हूं? तुम्हें पता है, हमने नदी के किनारे जो दाल चावल खाए थे वो मेरी जिंदगी की सबसे
अच्छे दाल चावल थे। मैंने इससे पहले अपनी जिंदगी में इससे अच्छा और कुछ नहीं खाया। जादू दाल चावल में नहीं था, जादू तुम्हारे हाथों में था। मेरे लिए तुम दाल चावल हो चुकी हो और अब मैं बाहर का कितना भी पनीर खा लूं ना, लेकिन तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। भले ही मैं अपनी जिंदगी में और कितनी भी लड़कियों को देख लूं, लेकिन तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? विराज ने कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या शहनाज और विराज के बीच कुछ होने वाला था? और अब लकी का क्या होता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।